हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं एसपी शुक्ला आप सभी का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत करता हूं। आज से हम इतिहास को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो भी आपकी वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जो है इतिहास के जो भी प्रश्न आते हैं हम एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। पहले हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर उस चैप्टरों पर जो है जो प्रश्न बनते हैं उन पर विधिवत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास पढ़ने चल रहे हैं, यही जान लेते हैं कि आखिर ये इतिहास होता क्या है। तो इतिहास का मतलब होता है इति प्लस हास। इति और हास दो शब्दों को मिला करके बनता है इतिहास। इति का मतलब होता है ऐसा ही, इति का मतलब होता है ऐसा ही, और हास का मतलब होता है हुआ, यानी ऐसा ही हुआ था। अब जो चीज़ें ऐसी ही हुई थी मीन्स कहने का क्या आप समझ सकते हैं कि अतीत का जो अध्ययन कराते हैं या अतीत का अध्ययन कराने वाले तत्व जो होते हैं वही इतिहास कहलाते हैं, या उन्हीं को हम इतिहास कहते हैं। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यानी अगर हम एक सिस्टमैटिक तरीके से बात करें, जैसे अक्सर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है इतिहास के बारे में, तो ग्रीक भाषा का एक वर्ड है, थोड़ा सा लिख लेता हूं यहां पर, आप नोट कर लीजिए, हिस्टोरिया। ग्रीक भाषा का एक वर्ड है हिस्टोरिया, आपने ये वर्ड सुना होगा। हिस्टोरिया शब्द से निर्मित, इसी से बना, क्या बना, हिस्ट्री, जिसकी आप बात करते हो बनता है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब इतिहास, इसी से बना इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान, यानी नॉलेज ऑब्टेन्ड बाई इन्वेस्टिगेशन, यानी कह सकते हैं, यानी अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। एक विषय के रूप में मानव सभ्यता के विकास के क्रम में अतीत की अभिलिखित घटनाओं यानी रिकॉर्डेड इवेंट्स का कालक्रमिक अध्ययन जो होता है वही अध्ययन कहलाता है। फिर से मैं वर्ड को आपसे सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैंने क्या बोला है कि एक कहा जाए, अगर मूल रूप से परिभाषा दिया जाए तो हम कह सकते हैं एक विषय के रूप में मानव सभ्यता के विकास के क्रम में अतीत की अभिलिखित घटनाओं अर्थात रिकॉर्डेड इवेंट्स का कालक्रमिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। अक्सर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास के पिता कौन हैं, तो आपको पहला पॉइंट पे पहली क्लास में इसको भी जान लेना बहुत जरूरी होता है। हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का पिता अर्थात फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक, कभी कभी पूछा जाता है उस पुस्तक का नाम हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। वहीं से कहा जाता है कि मूलतः जो है इतिहास का जो है जो हम पढ़ते हैं उसके नामकरण की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम अब अपने मूलभूत चैप्टर पर आते हैं। आपको अक्सर ये दो प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको जो बताया। पहला चैप्टर ही हम डिस्कस करने चल रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, यानी सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने का प्राचीनतम स्रोत, यानी प्राचीन स्रोत क्या है, वहीं से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही यूनिक तरीके से लीनियर टाइप में क्वेश्चन बनाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे देश की सभ्यता विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। भारत देश अनेक नामों से जाना जाता है। यही प्रश्न पहला बन जाता है कि भारत देश कितने नामों से जाना जाता है, तो भारत देश अनेक नामों से जाना जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया, आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि किसने भारत को इंडिया कहा, तो यूनानियों ने भारत को इंडिया। अरब ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। किसने, अरब ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। माना जाता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी प्राचीन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए इनको मुख्यतः 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। तो पहले हम उन तीनों के नाम जान लेते हैं। ये आपको जैसा कि दिख रहा है,
पहला पॉइंट आपका आता है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण और तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी इनको पढ़ने के लिए हम तीन तरीके से, यानी जो है प्राचीन इतिहास के स्रोत को पढ़ने के लिए, यानी इतिहास का जो सोर्स है उसको पढ़ने के लिए तीन चीजों को हम क्या करते हैं, साक्ष्य मानते हैं। किसको किसको मानते हैं हमने आपको बता दिया। वैसे आपको बच्चे पता होगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख सोर्स की जब बात करते हैं, मेजर सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री की, तो उसमें आपने पढ़ा होगा पुरातात्विक सोर्स। किसको पढ़ा होगा, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का मतलब पुरातात्विक सोर्स, तो यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो होते हैं। और इसके बाद यहां आप देख रहे हो साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य का मतलब होता है आप लिटरेरी सोर्स, यानी जो लोगों ने लिखा उसके आधार पर क्या क्या स्रोत मिलते हैं उस पर जब बात आती है, तो इसी में भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य की बात आती है। किसकी बात आती है, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में आपकी धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, संगम साहित्य आ जाते हैं। विदेशी साहित्य के अंतर्गत यूनानी, रोम लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, तो कहीं कहीं इन दोनों को एक में मिला के बांट डिवीजन कर दिया जाता है और कहीं कहीं पे क्या होता है अलग तरीके से। ये पढ़ने का है, कोई तरीका नहीं है कि हम अलग करें कि कैसे करें, और बाकी हमने यहाँ पर अलग तरीके से दे दिया विदेशी यात्रियों के स्रोत। तो आइए हम उन तीनों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत हमने बताया आपको कि यहाँ पर तीन कैटेगरी बांटी है, कहीं कहीं पर दो ही कैटेगरी बांट कर किया जाता है। तो ये मैटर नहीं करता कितने कैटेगरी डिवाइड किया जाता है, ये मैटर करता है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो देखिए साहित्यिक साक्ष्य की बात करते हैं। साहित्यिक साक्ष्य के रूप में किनका किनका वर्णन मिलता है इतिहास में, अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए साहित्यिक साक्ष्य का मतलब इंग्लिश में भी लिख देता हूं फ्रेंड्स, ये होता है आपका लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस में भारतीय साहित्य की बात आती है और विदेशी साहित्य की बात आती है। जब भारतीय साहित्य की बात आती है तो वहां पर धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, यहां पर जैसे दिख रहा है ना धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में आपके क्या क्या आ जाते हैं, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद लौकिक साहित्य की जब बात आती है इसी में, तो इसमें अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, इन सब अध्ययों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और विदेशी यात्रियों का विवरण से जब हम बात करते हैं तो इसमें यूनान और रोम के लेखकों का विवरण पढ़ते हैं, जिसमें हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टेसियस के बारे में पढ़ते हैं। चीनी यात्रियों का वृत्तांत जिसमें फायान, वेनसोंग, शुंगेन के बारे में। अरब यात्रियों का वृत्तांत अल-बरूनी, अल-मसूदी, सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आप घबराइएगा नहीं, चीज़ों को बहुत अच्छे से चलेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप इसी चीज़ को मैंने बताया कि दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते थे। जैसे आप डिवीजन करना चाहते थे तो आप कर सकते थे, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत को दो डिवाइड कर देते, केवल आप दो डिवीजन में एक पहला नाम दे देते, एक पुरातात्विक स्रोत। कौन सा दे देते, पुरातात्विक स्रोत, यानी इसमें आप जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स दे देते। आर्कियोलॉजिकल के अंतर्गत जो है आप जैसे चित्रकला, मूर्तियां, सिक्के, अभिलेख, स्मारक एवं भवन, तो इसमें जैसे दिया स्मारक, मुद्रा दिया है, मुद्रा का मतलब आप समझ रहे हैं सिक्के हो गया, अभिलेख हो गया, और इसी में जो है आप एक चाहे तो आप जोड़ लीजिए मूर्तियां हो गई, क्या हो गया आपका मूर्तियां आ जाएगी, और इसी में आप चाहे तो लिख सकते हैं चित्रकला, चित्रकला ये हो जाता है आपका। और उसके बाद जब हम साहित्यिक स्रोत पर बात कर लेते, इन दोनों को हम एक नाम दे देते, पहला नाम दे देते क्या, साहित्यिक स्रोत, यानी लिटरेरी सोर्स पे बात करते, तो इसमें हम बात करते दो तरीके से। एक का नाम दे देते इधर भारतीय साहित्य, क्या दे देते नाम, भारतीय साहित्य, और इसको कर देते जो है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य कहने का मतलब विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी यहाँ आप पहले में भारतीय साहित्य पे पढ़ते और दूसरा विदेशी साहित्य पर चर्चा करते। जब भारतीय साहित्य की बात आती है तो भारतीय साहित्य में मुख्यतः आपका धार्मिक ग्रंथ आ जाता है। धार्मिक ग्रंथ की अगर बात करें तो धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं आपको पता है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ में वैसे आप देखेंगे वेद, अगर वेद की बात करें तो वेद कितने होते हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद पुराण आ जाता है, इसी के अंतर्गत आप पुराणों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, पुराण। कौन कौन से पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब पढ़ते हैं
हैं। उपनिषद, जब बात उपनिषद की आती है तो इसमें छांदोग्य उपनिषद, कंठ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, केन उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद पढ़ते हैं। रामायण, आपको पता है कि रामायण के जो है, रामायण और रामचरितमानस में अंतर होता है। अक्सर आप सोच लेते हैं रामायण और रामचरितमानस एक है, रामायण क्या होता है मित्र, ये अलग होता है। इसके बाद आती है बात महाभारत, तो महाभारत में आप देखेंगे रामायण, ये वैसे रामायण महाभारत के अंतर्गत ही आ जाता है। महाभारत की वैसे रचना जो हुई थी ये वेद व्यास ने किया हुआ था, और इसी महाभारत में अगर रखना चाहें तो हम रामायण को रख दें, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने किया था। तो यहाँ पर वाल्मीकि के रामायण की बात की जा रही, तुलसीदास जी के जो है रामचरितमानस की बात नहीं की जा रही है। इसी के अंतर्गत आपका हो गया आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ इसी में आ जाएंगे, जैसे ऐत्रेय, कौशिकी, गोपद, शतपथ, पंचविंश, तैत्तिरीय, ये सभी पूछे हुए प्रश्न। वेदांग में आपके आ जाते हैं 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उपवेद आ जाता है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, उनका चर्चा करते हैं। स्मृति की भी बात इसी जो है धार्मिक साहित्य में आती है। मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, इनका अध्ययन करते हैं। और उसके बाद इसी में खट दर्शन आता है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन सब का दर्शन करते हैं। तो ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत। यानी धार्मिक ग्रंथ में ही आपका पहला तो धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ आता है, ये ब्राह्मण ग्रंथ थे। और इसी के अंतर्गत आपके बौद्ध साहित्य के ग्रंथ जो है, जैसे आपको पता है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, बुद्ध चरित, मिलिंद पन्नो, दिव्यानंद, ये सभी भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैन साहित्य जो है ये भी आपका धार्मिक ग्रंथ में, जैसे भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, भद्रबाहु चरित, परिशिष्ट पर्वन, ये सभी भी इसी में आ जाता है। फिर इसके बाद बात होती है दूसरा, ये तो आपको धार्मिक ग्रंथ है। फिर धार्मिक ग्रंथ के बाद बात आती है आपके जो है ऐतिहासिक ग्रंथ की। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है लौकिक, लौकिक साहित्य का मतलब इसको अगर हम कह सकते हैं ऐतिहासिक। किसकी बात कर लेते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में जैसे ये अर्थशास्त्र लिखा है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, माल विकाग्निमित्रम, रघुवंश मेघदूतम, ये सभी आ गए। विशाख दत्त का मुद्रा राजसम, पाणिनि का अष्टाध्यायी, कल्हड़ की राजतरंगिणी, और उसके बाद बाणभट्ट का हर्षचरित कादंबरी, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं लौकिक साहित्य या ऐतिहासिक साहित्य में। और इसी में हम तीसरा जोड़ सकते थे संगम साहित्य। कौन सी साहित्य मित्र, संगम साहित्य। संगम साहित्य के अंतर्गत तिरुकुरुल, शिल्पदिकारम, मणिमेखलई, जीवक, चिंतामणि, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये स्पेशली होता है भारतीय साहित्य के बारे में। जब विदेशी साहित्य का वर्णन पढ़ते हैं तो इसमें आपका आता है यूनानी और रोम के लेखकों का वर्णन। तो इसके अंतर्गत आपके हेरोडोटस आ जाएंगे, मेगास्थनीज हो गया, टेसियस लिखा हुआ है, टेसियस हो गया, टॉलेमी, नियार्कस, अरिस्टोबुलस, ये सभी आ जाते हैं। फिर चीनी लेखकों के अंतर्गत आप जो है देखेंगे तो चीनी लेखकों में आपका आ जाता है फाहियान, वेनसांग, शुंगयुन, इत्सिंग भी इसी में चीनी यात्री के अंतर्गत ही आ जाता है। और तीसरा अरब यात्रियों का वृत्तांत, यानी अरबी लेखक में आपका आ जाता है अल बरूनी, अल मसूदी, सुलेमान, यानी इसी में आपका हो गया अल मसूदी, अल सुलेमान, अल बरूनी। मार्को पोलो का भी अध्ययन इसी में करते हैं, इब्न बतूता का अध्ययन इसी में करते हैं। तो ये आपके क्या हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। मुख्यतया अगर देखा जाए तो 2 भाग, और अगर पढ़ने की दृष्टि से डिवाइड कर लिया जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड करके इनको हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, या करते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एकदम अच्छे से आप पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलिए, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी क्योंकि आपको पूरा नोट्स मिलता चलेगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम एक एक पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट चर्चा कर लेते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य कौन कौन से आपको साहित्यिक साक्ष्य मिल रहे हैं, उन पर हम साहित्यिक स्रोत पर यानी साहित्यिक साक्ष्य पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन क्या किया जाता है, किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक का नाम हम दे सकते हैं धार्मिक साहित्य और दूसरे का दे सकते हैं लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, इसी तरीके से ये पढ़ने का भी एक अच्छा तरीका होता है।
आप इसको अच्छे से करते हुए चलेंगे। आइए हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इसी में आपसे जो है धार्मिक साहित्य क्या होता है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम आपको चलेंगे, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें नहीं बताएंगे कि जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। जो इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण होगा, जितना आपकी वनडे की परीक्षा में पूछा जाता है उसी लेवल को हम लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे। बाकी कोशिश करेंगे कि हर एक पॉइंटों को हम अच्छे से आपके बीच में बता सकें। तो देखिए, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा की जाती है। किसकी चर्चा होती है? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में आप बात करेंगे तो ये आपका हो गया जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर ग्रंथों में जैन तथा बौद्ध ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। किसको सम्मिलित किया जाता है? जैन तथा बौद्ध ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। अब बात करेंगे हम वेद पर। वेद क्या होते हैं? तो देखिए, वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। चारों वेदों का सम्मिलित रूप जो होता है संहिता कहलाता है। कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है संहिता किसे कहते हैं? तो इन चारों वेदों का जो सम्मिलित रूप होता है उसी को संहिता कहते हैं। बाकी संहिता कोई कहीं से और नहीं आता है या कुछ नया चीज नहीं है। संहिता भी क्या है? यही होता है जो हमारे आपके बीच में दिखने को मिलता है। आइए अब बात कर लेते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। किसके कारण? तो श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण ही वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है, वेद का उपवेद। तो देखिए, ये ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है आपको अभी आगे बताएंगे, फिर भी यहाँ भी आप नोट कर लीजिए, आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद का नाम अगर बात करेंगे तो होता है आपका धनुर्वेद। क्या होता है फ्रेंड्स? धनुर्वेद। सामवेद के उपवेद की बात अगर हम करें तो ये होता है आपका गंधर्व वेद। कौन सा वेद होता है मित्र? गंधर्व वेद। और अथर्ववेद के उपवेद की बात करें तो इसको कहते हैं आप शिल्प वेद। तो अक्सर पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, ये भी आप जानते हुए चलिए। अगर हम बात करें ऋग्वेद में किसका वर्णन होता है, तो ऋग्वेद में चिकित्सा शास्त्र से संबंधित, यानी इसीलिए इसको आयुर्वेद की संज्ञा दी गई। धनुर्वेद की बात करें तो धनुर्वेद में युद्ध कला से संबंधित। गंधर्व वेद की बात करें तो कला एवं संगीत से संबंधित। और शिल्प वेद में भवन निर्माण कला से संबंधित की बात की जाती है। अब बात कर लेते हैं एक एक पर। ऋग्वेद सबसे पहले चर्चा में लाते हैं। ऋग्वेद क्या है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है। एक पॉइंट तो यहां से ये बन रहा है आपका, ध्यान से सुनते हुए चलिए। ऋग्वेद क्या लिखा है मित्र? दुनिया का प्रथम ग्रंथ। वाह, बहुत बड़ी बात होती है। ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है, यानी ग्रंथ भी है और धर्म ग्रंथ भी है। बड़े फक्र की बात है कि हमारे भारत देश में ऋग्वेद जैसे महान वेदों की रचना हुई। फिर ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋग्वेद किसे कहते हैं यह भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप जानते हुए चलिए। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद की रचना जो हुई थी ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। कब से कब मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच मानी जाती है। इसमें 10 मंडल, कितने? इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। आपकी अक्सर आपकी पीसीएस लेवल की परीक्षा में पूछा हुआ है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, तो उनको होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? होत्र कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9 मंडल में देवता सोम का
उल्लेख मिलता है। तो देखिए गायत्री मंत्र अक्सर पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किसको जो है समर्पित है, तो ये पूछा जाता है। तो ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आपको पता होगा, ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् है। इसके 9 मंडल में देवता सोम का उल्लेख होता है, यानी 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख होता है। आपसे पूछे कि बताइए ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन होता है, सोम देवता का उल्लेख होता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि किसको खिल कहा जाता है, तो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को ही खिल कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट आपको दे रहा है, अच्छे पॉइंट हैं। ऋग्वेद के 2 मंडल में इंद्र की स्तुति, 3 मंडल में विष्णु व अग्नि देवता की स्तुति तथा 7वें मंडल में पूषण की स्तुति की गई है। किसकी की गई है, पूषण की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, ये वर्ड याद करिए, ये संख्या याद करिए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है यह भी ऋग्वेद में मिलता है। आपको पता है कि भगवान विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया और वामन अवतार में मात्र 3 ही पग में जो है पूरा का पूरा धरा नाप लिया था राजा बलि की, तो उसका भी वर्णन इसी ऋग्वेद के अंतर्गत ही मिलता है। आगे देखिए, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कौन से मंडल में मिलता है भैया, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। कौन सा सूक्त है, पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः जो है कहा जाता है कि ब्राह्मण जो हैं वो ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा की जंघाओं से और शूद्र जो था ये ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए। इसीलिए कहा जाता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृता उर्तदस्य भूमि शूद्रो अजायतः, यानी ब्राह्मण जो है ये मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से और वैश्य जंघाओं से, शूद्र जो होता है चरणों से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। आत्मा के आवागमन व निर्गुण ब्रह्म का सर्वप्रथम उल्लेख जो होता है यह भी ऋग्वेद में ही मिलता है कि आत्मा आती है जाती है, ये आवागमन जो है चलता रहता है, इसका भी वर्णन ऋग्वेद में ही मिलता है। इसके बाद है ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण। कौन कौन से 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से 2 ग्रंथ हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो उसमें नाम आ जाता है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण। किसकी, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाकी तो आप ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशितकीय भी ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ भी आता है, पंचविश भी आता है और इसी के अंतर्गत तैत्तिरीय भी आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र का मतलब शिव, शिव को त्र्यंबकम कहा गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। एक सबसे बड़ी बात देखिए, ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है, जबकि लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम यहीं से हुआ है। आपकी परीक्षाओं में भी इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। ऋग्वेद के 2 छंदों में 4 समुद्रों का उल्लेख है। कौन कौन से 4 समुद्र हैं, अपर, पूर्ण, सरस्वत और शर्यावात, इनका चारों का उल्लेख मिलता है। आइए अब बात करते हैं ऋग्वेद के बाद हम बात करेंगे सामवेद पर। आशा करते हैं कि ऋग्वेद आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। देखिए सामवेद, तो साम इसमें देखेंगे साम प्लस वेद 2 शब्दों से मिला, जिसमें साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गान है। इसके 75 सूक्तों को छोड़कर बाकी से सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये सूक्त गाने योग्य हैं, यानी ये कैसे सूक्त हैं, ये गाने युक्त हैं, यानी इनको गाया जा सकता है। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि बताइए
कौन से सूक्त हैं गाने योग्य, तो यही हैं। अच्छा, अक्सर 2 प्रश्न और इसी से निकल के आता है आपकी परीक्षा में कि इसके कितने सूत्रों को छोड़ करके सभी सूत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, तो 75 सूक्तों को छोड़ दिया जाए तो सभी ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीन पुस्तक है, इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है वह कौन सी पुस्तक है जिसको भारतीय संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है, तो वह पुस्तक है सामवेद। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। किसकी स्तुति के मंत्र हैं? सूर्य की स्तुति के ही मंत्र दिए हुए हैं। आइए बात कर लेते हैं हम अब सामवेद के बाद यजुर्वेद पर। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। सुपर टेट की परीक्षा में भी कई मर्तबे यह प्रश्न पूछा हुआ है, आपके लेखपाल की परीक्षा में भी पूछा हुआ है, एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी वनडे एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यजुर्वेद जो है ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यह कर्म कांड प्रधान था, इसमें यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। यानी आपने देखा होगा जितने कर्म कांड होते हैं, यानी पूजा पाठ, इन सब का जो मंत्र लिया गया है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जो है वो यजुर्वेद से ही लिए गए हैं। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद को त्रयी कहा जाता है। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। इस शुरू में जो है आपके 3 ही ग्रंथ थे, कौन कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद, इसीलिए इनको त्रयी कहा गया। बाद में जब चौथा वेद आ गया तब जाके ये क्या हो गए, आपके 4 वेद आ गए। तो ये भी आप जानते चलिए त्रयी किसको, त्रयी के अंतर्गत कौन से 3 वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रयी के अंतर्गत रखा जाता है। मैत्रेयी संहिता भी यजुर्वेद से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से ही संबंधित है। अब हम बात करेंगे अथर्ववेद पर। अथर्ववेद पर, अथर्वा ऋषि का नाम आपने सुना, इसकी रचना सबसे बाद में हुई है। इसे त्रयी से बाहर रखा गया है। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी है। इसमें औषध विज्ञान तथा लौकिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में मगध व अंग जैसे पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में आर्य व अनार्य विचारों का समन्वय मिलता है। किसका? आर्य व अनार्य विचारों का समन्वय इसी वेद में मिलता है। अगला प्रश्न पॉइंट है, इसका वाचन ब्रह्मा नामक पुरोहित करता है। कौन करता है? ब्रह्मा नामक पुरोहित करता है, अतः इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहते हैं। किसके नाम पर? अथर्ववेद के नाम पर ही इसको क्या कहा जाता है? अथर्ववेद कहा जाता है। आशा करता हूं कि यह पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ब्राह्मण पर। ब्राह्मण, देखिए, वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ जो थे उन्हीं को ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेद स्तुति प्रधान है। क्या प्रधान है? वेद स्तुति प्रधान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। ब्राह्मण ग्रंथ जो थे ये विधि प्रधान है, जबकि जो स्तुति थी वे वेद स्तुति प्रधान होते हैं। वैदिक भारत के इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है। किस वेद का नाम आता है? शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है। अब बात करते हैं आरण्यक की। तो देखिए,
इनमें मंत्रों का गूढ़ एवं रहस्यवादी अर्थ बताया गया है। इनका पाठ एकांत एवं वन में ही संभव है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। आरण्यकों से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ है। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितने आरण्यक उपलब्ध हैं, तो आरण्यक कुल कितने उपलब्ध हैं? कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। कितने उपलब्ध हैं? 7 उपलब्ध हैं। यह भी प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में आए तो आप इसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम उपनिषद की। उपनिषद की चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है उपनिषद। उपधन निषद यानी उप का अर्थ है समीप, उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। निषद का अर्थ क्या होता है? बैठना। यानी यहां से अगर आप अर्थ निकालें तो समीप बैठना। अब समीप बैठने से क्या तात्पर्य है उस पर चर्चा करिए। तो उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। कैसी रचनाएं हैं उपनिषद? उपनिषद मुख्यतः जो है ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद में परा विद्या यानी ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। उपनिषद की रचना मध्यकाल तक चलती रही। ऐसा माना जाता है कि अल्लोपनिषद की रचना अकबर के काल में हुई थी। तो आपसे प्रश्न पूछा है अल्लोपनिषद की रचना किसके काल में हुई थी? कौन से उपनिषद की बात कर रहा है? अल्लोपनिषद की। तो ये रचना किसके काल में हुई थी? अकबर के। मुक्तिकोपनिषद, मुक्तिकोपनिषद जो है इसकी रचना किसके काल में हुई थी? तो ये नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि कुल कितने उपनिषद हैं। तो देखिए मुक्तिकोपनिषद के अनुसार कुल 108 उपनिषद हैं, यानी टोटल 108 उपनिषद हैं। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी। उपनिषदों ब्रह्मसूत्र तथा गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्रीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर की यह कुल 12 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं। इसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर परीक्षा में आपके पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब हम बात करेंगे वेदांग की। तो देखिए वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग नामक साहित्य की रचना की गई। वेदांग 6 हैं। इन्हें गद्य में सूत्र के रूप में लिखा गया। इन 6 ही वेदांगों के नाम तथा क्रम का वर्णन सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में मिलता है। कौन कौन से 6 हैं? देखिए पहला हो गया शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष इनका वर्णन मिलता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। स्मृतियां या धर्म शास्त्र कौन कौन से हैं? तो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर पूर्व मध्य काल, कौन से काल? पूर्व मध्य काल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। धर्म सूत्रों से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। इसीलिए स्मृतियों को धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख स्मृतियां हैं मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, कात्यायन
स्मृति, गौतम स्मृति, देवल स्मृति आदि स्मृतियां हैं। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियां श्लोकों में लिखी गई और इनकी भाषा जो थी वो लौकिक संस्कृत में है। आपको मैंने हिंदी पढ़ाते हुए बताया है कि लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृति में अंतर क्या होता है, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। अगर आप परिचित नहीं हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उन पॉइंटों पर भी चर्चा करेंगे। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। बात करते हैं महाभारत ग्रंथ की। तो इसकी रचना वेदव्यास जी ने किया, यानी महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसमें 18 पर्व हैं, नोट करिए, देखिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट प्रश्नों पर ही चर्चा होती है। इसमें 18 पर्व हैं। इसमें 8800 श्लोक थे। कितने थे? 8800 श्लोक थे। तब इसका नाम जय संहिता था। कब इसका नाम जय संहिता था? जब इसमें 8800 श्लोक थे तब इसका नाम जय संहिता था। 24,000 श्लोक होने पर इसका नाम भारत हुआ, महाभारत हो गया। क्या हो गया? 24,000 श्लोक जब हो गया तो इसका नाम महाभारत हो गया। गुप्त काल में 1 लाख श्लोक होने पर इसे महाभारत सतसई संहिता, शायद जो है इसको भारत ही है। 24,000 श्लोक होने पर इसका नाम भारत हुआ और गुप्त काल में 1 लाख श्लोक होने से इसे महाभारत यानी सतसई संहिता भी कहा जाने लगा। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख आश्वालयान गृह, कौन से गृह में? आश्वालयान गृह सूत्र में है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत को कौन सा वेद कहा जाता है? अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप जान लीजिए, समझ लीजिए इस पॉइंट को भी कि महाभारत को ही पंचम वेद कहा जाता है। यानी वेद कितने हैं? 4। अभी बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब उसी में आपसे पूछे कि पंचम वेद कौन सा है, तो पंचम वेद के नाम से महाभारत जाना जाता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपरवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद जो होता है शिल्पवेद होता है। इसी तरीके से जब आपको वो पॉइंट याद आए तो उनसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनको आप याद करिए, तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार होता चलता है। आइए बात कर लेते हैं। भगवत गीता महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व का ही भाग है। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है। यानी जो भगवत गीता की बात आती है, यानी जो भगवत गीता हम आप बात करते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा कि भगवत गीता की बात की जाती है तो भगवत गीता जो है जो स्मृति होती है, यानी आप यहाँ से जानिए भीष्म पर्व का ही भाग है। किसका भाग है? भीष्म पर्व का ही भाग है। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। तो यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कई मर्तबे पूछा जा चुका है, तो यह भी आप जानते हुए चलिएगा, आगे आने वाले समय में आप जैसे कि गलती ना करें। अब बात करते हैं हम रामायण की। तो देखिए रामायण, तो देखिए इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, या महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? पहला क्वेश्चन बना, पहला का है, पहला प्रश्न तो यही बना कि इसकी रचना किसने किया? महर्षि वाल्मीकि ने किया। इसमें कुल कितने श्लोक हैं? इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं। अतः इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। तो तीसरा पॉइंट ये बन गया, तीसरा प्रश्न। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं शती में, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आप जानते रहिए कि संभवतः जो है ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी में हुई थी। रामायण व महाभारत का अंतिम रूप में संकलन गुप्त काल में 400 ईस्वी के आसपास हुआ था। आगे बढ़े मित्रों, अगले पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। रामायण में हमें हिंदुओं तथा मानव व शव के संघर्ष का, मानवों के शव के संघर्ष का वर्णन मिलता है। रामायण जो है 7 कांडों में विभाजित है, यह भी पूछ लिया जाता है। बाल कांड,
अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। रामायण का ही जो है हिंदी में रूपांतरण किया बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने, और वो रचना लिखी जो है उन्होंने रामचरितमानस के नाम से जो जानी गई। 2 वर्ष 7 महीने में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की। तो हमने यहाँ पर रामायण की बात किया है। रामायण ही रामचरितमानस का क्या है, प्रधान ग्रंथ माना जाता है, यानी उसी को साक्ष्य मान करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। अब बात कर लेते हैं हम पुराणों पर। देखिए बच्चे, पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। इसमें प्राचीन शासकों की वंशावलियां हैं। पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उगश्रवा को माना जाता है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पुराणों की संख्या कितनी है? अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा है। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रामाणिक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सो है सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। आगे बढ़ लेते हैं अगले पॉइंट पर। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारत है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। उत्तरस्य समुद्र से आपने पढ़ा होगा, तो वही विष्णु पुराण में भारत का वर्णन होता है, जिसमें कहा जाता है कि जो देश जो है समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वही देश भारत है, और वहाँ की जो संतानें हैं वो सभी भारतीय हैं। मत्स्य, वायु व विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का विवरण मिलता है। किसमें? इसमें मिलता है। अब बात कर लेते हैं राजवंश और पुराण, कौन से राजवंश किससे संबंधित है, उस पर भी एक प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, मौर्य वंश किस पुराण में? विष्णु पुराण। शुंग सातवाहन राजवंश का जो वर्णन मिलता है ये मत्स्य पुराण में। गुप्त वंश का जो वर्णन मिलता है ये आपके वायु पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है फ्रेंड्स? वायु पुराण के अंतर्गत आता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं प्राचीन इतिहास का जो स्रोत पढ़ रहे हैं उसी में बौद्ध साहित्य से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की बात अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है वो है त्रिपिटक। इनके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम्म पिटक। ये किस भाषा में है? तो ये आपसे पूछा जाता है। ये पाली भाषा में है रचित। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में रचित है। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। यह त्रिपिटकों में सबसे बड़ा एवं श्रेष्ठ है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो अक्सर आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ग्रंथ को बौद्ध साहित्य का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो बौद्ध साहित्य का जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में भी जो सुत्त पिटक है उसी को एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक के 5 निकायों में विभाजित हैं, यानी सुत्त पिटक ये 5 निकायों में विभाजित है। कौन कौन से 5 निकाय हैं? दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय व खुद्दक निकाय। जातक कहानियाँ खुद्दक निकाय का हिस्सा हैं। इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। विनय पिटक पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें बौद्ध संघ के नियम, आचार विचार एवं विधि निषेधों का संग्रह है। इसके भी 3 भाग मिलते हैं, पातिमोक्ष, खंडक और परिवार। अब देखिए, अभिधम्म पिटक की बात करते हैं, तीसरे पिटक की बात करते हैं, अभिधम्म पिटक पर चर्चा करते हैं। तो यह दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। यह सबसे बाद में लिखा गया। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथा वस्तु है। इसकी रचना जो है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसकी रचना तृतीय संगीति के समय, कौन सी संगीति के समय? तृतीय संगीति के समय
पुत्तिस्म ने की थी। देखिए अभी हम जो है बौद्ध धर्म के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम प्राचीन इतिहास के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री की केवल चर्चा कर रहे हैं। बाकी जब हम इस पर चर्चा करेंगे, बौद्ध साहित्य पर या बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे, तो वहां पर इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से आपके बीच में रखेंगे। देखिए इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त के बाद हुई। पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। अक्सर आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। आइए बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट पर, पाली भाषा के अन्य ग्रंथ। पाली भाषा के और कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उन पर पहली पॉइंट आती है मिलिंद पन्हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिंद पन्हो, जिसको मिलिंद प्रश्न नागसेन द्वारा रचित। इसमें यवन राजा मिनेंडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन मिलता है। दीप वंश और महावंश ये सिंघली अनुश्रुतियां हैं। आप इनकी रचना क्रमशः जो है 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई है, ऐसा मान सकते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य। देख लिया कि बौद्ध साहित्य से प्राचीनतम इतिहास में क्या क्या सोर्स मिलता है। अब बात करते हैं हम जैन साहित्य पर। किसकी बात कर लेते हैं? जैन साहित्य। तो देखिए जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मंगल सूत्र, मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र आते हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी का उल्लेख है। उवास गदशाओं में जैन उपासकों के विधि नियमों का संग्रह है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। कौन सी भाषा में हुई है? प्राकृत भाषा में हुई है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको दिख रहा है कालिका पुराण। कालिका पुराण में भी जैन धर्म से संबंधित है, यानी कालिका पुराण जो है यह भी किससे संबंधित है, आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप जानते रहिए जैन धर्म से ही संबंधित है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद, भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख है तथा जैन धर्म के सिद्धांता भी मिलते हैं। थोड़ी सी मैं चर्चा कर देता हूँ। देखिए वैसे मैंने हिंदी में पढ़ाते हुए आपको बताया हुआ है मित्र कि सबसे पहले आप जो है सारी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत के 2 उल्लेख मिलते हैं। एक जो आगे बढ़ती चली गई उसका नाम है लौकिक, और जो नहीं बढ़ी वहीं रह गई उसका नाम था वैदिक, यानी वेदों की भाषा जो थी। लौकिक संस्कृत के बाद आती है पाली। पाली के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्राकृत आता है, फिर अपभ्रंश आता है, फिर वहाँ पे जाके हिंदी। ये जो पाली थी ये आपकी जो है बौद्ध साहित्य की जो भाषा है ये पाली मानी गई। फिर बौद्ध के बाद प्राकृत जो है ये जैनियों की भाषा मानी गई। तो अक्सर आपकी परीक्षा में जैसा कि पूछा भी जाता है कि जैन धर्म की भाषा कैसी थी, तो जैन धर्म की भाषा कौन सी थी ये आप जानते रहिए, प्राकृत थी। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लौकिक साहित्य पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। भास को कालिदास से पूर्व का प्रथम नाटककार माना जाता है। भास ने 13 नाटक लिखे। कितने नाटक लिखा था भास ने? 13 नाटक लिखे। पहला आपका है, देखिए पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, स्वप्नावासवदत्ता पहला संपूर्ण नाटक माना जाता है। शूद्रक गुप्त काल ने मृक्ष कटिकम नाटक में पहली बार राज परिवार के स्थान पर समाज के मध्य वर्ग के लोगों का पात्र बनाया। इसमें शूद्र व महिलाएं संस्कृत के स्थान पर प्राकृत बोलती हैं। क्षेमेंद्र द्वारा रचित बृहत कथा मंजरी भी इसी में आती है। गार्गी संहिता शुंग वंश का एक ज्योतिष ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है गार्गी संहिता। कौन से वंश का ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है? शुंग वंश का ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। पद्म गुप्त ने नवसाहसांग चरित में परमार वंश के शासक सिंधुराज की जीवनी का उल्लेख मिलता है। फिर आगे बात कर लेते हैं, इसी पर अगले पॉइंट पर दिया हुआ है पंचतंत्र व हितोपदेश नीति विषयक ग्रंथ है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। किससे? 50 से भी अधिक भाषाओं में हो चुका है। आइए देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आ रहा है। आचार्य चाणक्य के नाम
किसको कहा जाता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? ये आपको पता ही है, हर बच्चे को पता है। तो आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र। व्याकरण के पितामह आचार्य पाणिनि की जो रचना है वो है अष्टाध्यायी। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा अष्टाध्यायी पर। कालिदास की रचना है मालविकाग्नि मित्रम। बाणभट्ट की इंपॉर्टेंट रचना हर्षचरित भास। स्वप्न वासवदत्तम। शूद्रक मृच्छ पटिकम। कल्हड़ की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है राजतरंगिणी। तो ये अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको जानते रहिए। आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य जिसको कहा जाता है, उनकी रचना है अर्थशास्त्र। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। प्रथम जो है विधिक रचना भी मानी जाती है। आइए अगला पॉइंट, दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से ज्ञात होता है। सुदूर दक्षिण के पल्लव और चोल शासकों का इतिहास जो होता है ये नंदी कलम्बम कम कलिगतुपाणी चोल चरित आदि से प्राप्त होता है। विदेशी यात्रियों के विवरण से अब कौन कौन से चीज़ें प्राप्त होती हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो भारत पर प्राचीन समय से ही विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। इन विदेशी आक्रमणों के कारण भारत की राजनीति और यहाँ के इतिहास में समय समय पर काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन भी होते हुए आए हैं। आपने उन परिवर्तनों को भी अक्सर देखा होगा। आइए, भले ही भारत पर यूनानियों का हमला रहा हो या मुसलमानों का या फिर अन्य जातियों का, अनेक विदेशी यात्रियों ने यहाँ की धरती पर अपना पांव रखा। इनमें से अधिकांश यात्री आक्रमणकारी सेना के साथ भारत में आए। इन विदेशी यात्रियों के विवरण से भारतीय इतिहास की अमूल्य जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भारतीय इतिहास की जो जानकारी मिलती है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला यूनानी रोमन लेखक, दूसरा चीनी लेखक और तीसरा अरबी लेखक। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं यूनानी रोमन लेखक कौन कौन से थे, इन्होंने क्या चीज़ें, इनसे क्या मिलती हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मित्र, यहाँ पर आपको दिख रहा है टेसियस और हेरोडोटस यूनान और रोम के प्राचीन लेखकों में से एक हैं। टेसियस ईरानी राजवैद्य था। उसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी रचना की थी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया जाता है। नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। इन लेखकों द्वारा जो भी विवरण तत्कालीन भारतीय इतिहास से जुड़ा है वह अपने आप में प्रमाणिक है। फिर इसके बाद बात आती है सिकंदर की। तो देखिए, सिकंदर के बाद भारत में या सिकंदर के बाद लेखकों में महत्वपूर्ण था, यानी अगर देखा जाए तो सिकंदर के बाद में लेखक बहुत सारे महत्वपूर्ण थे। जैसे मेगास्थनीज, जो यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में करीब 14 वर्षों तक रहा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। उसने इंडिका, यानी उसने मतलब किसने इंडिका लिखा? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें तत्कालीन मौर्यवंशी समाज एवं संस्कृति का विवरण दिया जाता है। डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में काफ़ी दिनों तक रहा था। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सिविल का प्रश्न था। फिर देखिए, डायनीसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में काफ़ी दिनों तक सम्राट अशोक के राज दरबार में रहा था। अब बात कर लेते हैं चीनी लेखकों की। तो चीनी लेखकों में सबसे पहले बात आ जाती है फाहियान का। फाहियान का जन्म चीन के वुवुंग नामक स्थान पर हुआ था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने लगभग 399 ईस्वी में भारत यात्रा प्रारंभ की थी। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसीलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों के भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, यानी ज़्यादा तक वो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें थी उन्हीं को बहुत महत्व देता था। अब बात इसके बाद आती है वेनसोंग की। वेनसोंग कन्नौज के राजा
वेनसांग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन जो कि 606 से लेकर के 47 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया था, उसमें उल्लेख मिलता है इसने करीब 10 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? इसने करीब 10 वर्षों तक भारत में भ्रमण किया था। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो अक्सर आपकी परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कितने वर्षों तक अध्ययन किया उसने, तो 6 वर्षों तक। आइए अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको दिख रहा है, क्वेश्चन इससे बनता है अक्सर आपकी परीक्षा में। क्वेश्चन क्या कहता है? इसने करीब 10 वर्षों तक भारत में भ्रमण किया, उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यानी किसने? वेनसांग की बात की जा रही है। यानी वेनसांग लगभग जो है 10 वर्षों तक भारत में भ्रमण किया और 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। सकी भारत यात्रा का वृतांत सीयूकी नामक ग्रंथ से जाना जाता है, जिसमें लगभग 138 देशों के यात्रा विवरण का जिक्र मिलता है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व वेनसांग का ही है। उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अर्थात यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि चीन का वह यात्री कौन है जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो वेनसांग को, जिसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अर्थात यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। बात करते हैं अब हम इत्सिंग की। तो इत्सिंग 613 से लेकर के 715 ईस्वी के समय भारत में आया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इत्सिंग भारत जो है कब से कब आया था, तो 613 से लेकर के 715 ईस्वी के समय भारत आया हुआ था। अब इत्सिंग से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। इत्सिंग नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत पर प्रकाश डाला है। मतवालिन ने हर्ष के पूर्व अभियान एवं चाऊजू कुआं ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। अब हम बात कर लेते हैं अरबी लेखक की। तो देखिए, फरिश्ता एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसने फारसी में इतिहास लिखा है। फरिश्ता युवावस्था में अपने पिता के साथ अहमदाबाद आया और वहां 1589 ईस्वी तक रहा। इसके बाद वह बीजापुर चला गया, जहां उसने सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह, किसकी बात कर रहा है? जिसने सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं, बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं। अल बेरूनी जो अबू रिहान नाम से जाना जाता था 973 ईस्वी में ख्वारिज्म खीवा में पैदा हुआ था। 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म को महमूद गजनबी द्वारा जीते जाने पर अल बेरूनी को उसने राज्य ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया। बाद में महमूद के साथ अल बेरूनी भारत आया। अल बेरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद अर्थात किताबुल हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला। 915 से 16 ईस्वी में भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का यह यात्री अलम शुदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। तबरी अथवा टबरी अबू जाफर मोहम्मद इब्न जरी उत तबरी एक महान अरब इतिहासकार और इस्लाम धर्म शास्त्री था। इसके बाद अब बात करते हैं उपर्युक्त विदेशी यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त कुछ फारसी लेखक के विवरण भी प्राप्त होते हैं जिनसे भारतीय इतिहास का अध्ययन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भूमिका होती है। उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है फिरदौसी। 940 से 1020 ईस्वी इनकी एक कृत है, रचना है शाहनामा। रसुद्दीन कृत जमीयत ए तवारीख, अली अहमद कृत चाचनामा, मिनहाज उल सिराज कृत तबकात ए नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी कृत तारीख ए फिरोजशाही एवं अबुल फरज कृत जो है अकबरनामा आदि हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस आज के पॉइंट में एक महत्वपूर्ण पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कुछ अन्य विदेशी यात्रियों का विवरण जो इस प्रकार दिया हुआ है उन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात आ जाती है इब्न बतूता की, तो हम इब्न बतूता पर चर्चा करें। इब्न बतूता एक विद्वान अफ्रीकी यात्री था। इसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को उत्तरी
अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में हुआ था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भारत आया। सुल्तान ने इसका स्वागत किया और उसे दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त कर दिया। अब बात करते हैं बर्नियर। तो बर्नियर का पूरा नाम फ्रांसिस बर्नियर था। ये एक फ्रांसीसी विद्वान डॉक्टर थे जो 17वीं सदी में फ्रांस में भारत आए थे। फिर बर्नियर पे ही थोड़ी सी चर्चा कर दें तो बर्नियर के आगमन के समय मुगल बादशाह शाहजहां अपने जीवन के अंतिम चरण में थे और उनके चारों पुत्र भावी बादशाह होने के मंसूबे बांधने और उसके लिए उद्योग करने में जुटे हुए थे। बर्नियर ने मुगल राज्य में 8 वर्षों तक नौकरी की। उस समय के युद्ध की कई प्रधान घटनाएं बर्नियर ने स्वयं देखी। अब हम चर्चा कर लेते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व से कौन सी जानकारी मिलती है? तो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख यानी शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासापण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट रोमान सिक्के से प्राप्त हुए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक के बारे में। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। किसकी बात आती है? प्रतिहार नरेश भोज की बात आती है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। यहाँ एक पॉइंट जो नोट करने लायक है वो है अभिलेखों का अध्ययन जो होता है यह क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभिलेखों का उल्लेख यानी अभिलेखों का अध्ययन जो कहलाता है वो इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? इपिग्राफी कहलाता है। तो कैसा रहा आज का ये आपका जो है सेशन? जरूर से आप कमेंट करके बताइएगा। आप सभी के कमेंट की जो है हम इंतजार करेंगे कि यह सेशन आपका कैसा रहा। जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये फर्स्ट लेक्चर था हिस्ट्री का जिसमें हमने आपसे चर्चा किया प्राचीन भारत के जो है पढ़ने के सोर्सेस के बारे में। अब इसका सेकंड लेक्चर हम लेकर आएंगे जिसमें इससे जितने प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन पर आपसे चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑल ऑफ यू।